दर्शकों, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्र के खिलाफ बोलना बंद करता तो मैं भी बन जाता उपराष्ट्रपति, सत्यपाल मलिक का सनसनीखेज दावा। साथ चाय पीने से नहीं होती विपक्षी एकता, प्रशांत किशोर का नीतीश कुमार पर बड़ा हमला। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर भारत में आज एक दिन का राजकीय शोक, आधा झुकाया गया राष्ट्रध्वज। नई पार्टी के लिए जन समर्थन जुटा रहे आजाद श्रीनगर के बारामूला में आज करेंगे राजनीतिक रैली। भारत जोड़ो यात्रा तो समझ लेना मोदी सरकार जाग गई, भारत जोड़ो यात्रा के बीच बोले कांग्रेस नेता जयराम रमेश। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने दावा किया कि उन्हें संकेत दिया गया था कि अगर वह केंद्र के खिलाफ बोलना बंद कर दें तो उन्हें उपराष्ट्रपति बना दिया जाएगा। जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाए जाने पर मलिक ने कहा, धनखड़ डिजर्विंग उम्मीदवार थे, उपराष्ट्रपति बनने ही चाहिए थे। मेरा कहना इसमें ठीक नहीं, लेकिन मुझे इशारे थे पहले से कि आप नहीं बोलोगे तो आपको बना देंगे, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। मैं जो महसूस करता हूँ वह जरूर बोलता हूँ। राहुल गांधी की यात्रा के बारे में पूछे जाने पर मलिक ने कहा कि अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, नौजवान आदमी है, पैदल तो चल रहे हैं। अब तो नेता ये सब काम तो खुद करते ही नहीं। यात्रा के संदेश के बारे में उन्होंने कहा, क्या संदेश जाएगा मुझे नहीं पता, ये तो जनता बताएगी कि क्या संदेश गया, लेकिन मुझे ये लगा कि ठीक काम कर रहे हैं। किसान आंदोलन दोबारा शुरू होने की संभावना पर मलिक ने कहा कि किसान आंदोलन में मैं तो नहीं करने वाला, लेकिन किसानों को करना पड़ेगा। जैसे हालात दिख रहे हैं, अगर एमएसपी की बात केंद्र सरकार नहीं मानती है तो फिर लड़ाई होगी। सरकार द्वारा मांग माने जाने के आसार पर उन्होंने कहा कि अभी तो के कोई बहुत आसार लग नहीं रहे हैं। दिल्ली में राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किए जाने पर उन्होंने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। राजपथ सुनने में भी अच्छा लग रहा था, उच्चारण भी ठीक था। कर्तव्य पथ कौन उच्चारण करेगा, लेकिन चलो कर दिया तो उनका भी मंजूर है। बिहार की राजनीति में सक्रिय होने के बावजूद चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर एक बार फिर मीडिया के सामने आए हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश के दिल्ली दौरे पर सवाल उठाते हुए कहा कि केवल नेताओं से मिलने और साथ चाय पीने से राष्ट्रीय राजनीति नहीं बदलती है। उनके इस कदम से जनता के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वहीं प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के बिहार में भाजपा छोड़ने और महागठबंधन में शामिल होने की बात करते हुए कहा कि ये राज्य आधारित घटना है, इसका अन्य राज्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पहले महाराष्ट्र में महागठबंधन की सरकार थी, लेकिन वर्तमान में एनडीए की सरकार है, लेकिन इसका असर बिहार पर नहीं पड़ा। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे को अनुचित महत्व दिया गया और राष्ट्रीय राजनीति पर इसका प्रभाव न के बराबर होगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार में कोई विकास नहीं किया। बिहार आज भी पिछड़ा राज्य है। नीतीश कुमार बगैर सरकारी सुरक्षा के निकल जाएं, फिर उन्हें विकास समझ में आ जाएगा। नीतीश कुमार 10 वर्षों से राजनीति की बाजीगरी दिखा रहे हैं और कुर्सी से चिपके हुए हैं। कुर्सी से चिपकने से कुछ नहीं होने वाला है, धरातल पर काम करना होगा। राहुल गांधी को उन राज्यों में यात्रा करनी चाहिए जहां कांग्रेस के सामने भाजपा है। बिहार में अब नीतीश कुमार को जनता के समर्थन से जीत पाना मुश्किल है। नीतीश कुमार के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर भारत में आज एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। एलिजाबेथ द्वितीय की स्मृति और उनके सम्मान में पूरे देश में एक दिन का राजकीय शोक मनाने का फैसला लिया गया है। महारानी का गुरुवार यानी 8 सितंबर को निधन हो गया था। एलिजाबेथ के सम्मान में भारत में आज राष्ट्र ध्वज आधा झुका रहेगा। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के यूनाइटेड किंगडम की महारानी 2022 को निधन हो गया। ब्रिटेन की दिवंगत महारानी
एलिजाबेथ द्वितीय के सम्मान में पीएम मोदी की सरकार ने 11 सितंबर को देश भर में एक दिन का राजकीय शोक मनाने का फैसला किया है। बयान में कहा गया कि राजकीय शोक वाले दिन देश भर में उन सभी भवनों पर जहां राष्ट्र फहराया जाता है झुका रहेगा, मनोरंजन आयोजित नहीं होगी। कांग्रेस छोड़ने के बाद गुलाम नबी आजाद अपनी नई पार्टी बनाने के लिए जन समर्थन हासिल करने की कोशिश में लगे हुए हैं और लगातार इसी क्रम नगर के करेंगे किश्तवाड़ में एक रैली की थी, तो वहीं वो अपने गृह जनपद डोडा में भी पहुंचे थे। इससे पहले आजाद 3 दिन तक 300 से ज्यादा प्रतिनिधि मंडलों से मिल चुके हैं। शनिवार की सुबह वे उनका जोरदार में लोगों के लिए वो आवाज उठाएंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो नाइंसाफी हो रही है उसके खिलाफ आवाज बुलंद की जाएगी। डोडा के बाद आज वो श्रीनगर के बारामूला में शुक्रवार में रैली अपनी प्रस्तुति का एजेंडा सभी लोगों के सामने रखा। उन्होंने कहा कि वो एक नई पार्टी बनाने जा रहे हैं और जम्मू कश्मीर के इलाकों में जाकर लोगों की राय जान रहा हूं और लोगों की समस्याओं को सुन रहा हूं। उन्होंने कहा कि पार्टी का नाम ही रखा जाएगा। एजेंडे को लेकर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करना है और स्थानीय लोगों की नौकरी और भूमि के अधिकार को सुरक्षित रखना है। इसी रैली में गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जब उन्होंने जगह से चुनाव लड़ा था तो जम्मू से 96% वोट मिले थे जो उन्होंने सभी हिंदू और मुस्लिमों को याद रखेंगे जिन्होंने उन्हें जिताया। उन्होंने कहा कि आज वो किसी भी पार्टी के खिलाफ नहीं बोलेंगे। काफी उतार चढ़ाव वे देख रहे हैं। राहुल गांधी की टी-शर्ट वायरल नेता कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर तरह तरह के बयान दे रहे हैं और कटाक्ष कर रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि अगर अगले 24 से पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हो पता चल जाएगा कि भारत जोड़ो यात्रा ने मोदी सरकार को आखिरकार जगा दिया है। इससे पहले जयराम रमेश ने ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि जो लोग महात्मा गांधी की हत्या के लिए जिम्मेदार गोविंद और MM कलबुर्गी जैसे लोगों की हत्या की, वो आज सवाल उठा रहे हैं। कैसा विकृत मजाक है। भारत जोड़ो यात्रा की भावना को ठेस पहुंचाने के ऐसे सभी प्रयास बुरी तरह विफल होंगे। देखा कि बीजेपी फैक्ट्री एक का प्रयास कर रही है। ऑडियो में जो कुछ भी रिकॉर्ड किया गया उससे इसका कोई संबंध नहीं है। ये बीजेपी का विशिष्ट तुच्छ तरीका है। भारत जोड़ो यात्रा के सफल शुरुआत और लोगों द्वारा मिल रहे समर्थन को देखकर ये हताश ट्वीट हैंडल भारत के 42% युवा बेरोजगार हैं। क्या भारत का भविष्य सुरक्षित नहीं है? हम उन सब के लिए चलते हैं, हम नौकरी के लिए चलते हैं। साथ ही बीजेपी की ओर से एक ऑडियो ट्वीट किए जाने पर कांग्रेस की तरफ से कहा गया कहां सो रहे हैं, क्या पहने हैं? इसके बाद धर्म पर आकर सुई यात्रा से ऐसी घबराहट है कि भटकाने में लगे हैं, लेकिन मुद्दा वही है। महंगाई, बेरोजगारी, खराब अर्थव्यवस्था, इस पर बोलो, इस पे मुंह तो खोलो। के बाद तन में बहता है ये सम्मान के बदले एक बार फिर से AIM
दिन ओवैसी ने गुजरात के अहमदाबाद शहर में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश की आजादी में सबसे ज्यादा कुर्बानी दी है तो वो मुसलमानों ने दी है। ओवैसी ने कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधा। गोडाउन निकलकर लोग बीजेपी कहती है कि राष्ट्रवाद हमारे लिए बड़ा मुद्दा है, लेकिन फिर भी चीन ने देश की जमीन पर कब्जा कर रखा है। असदुद्दीन ओवैसी ने इससे पहले दिन में पीसी करके कहा था कि अगले लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री और खिचड़ी सरकार की जरूरत है ताकि समाज के कमजोर वर्ग को लाभ हो सके। खिचड़ी सरकार से आशय विभिन्न दलों के सहयोग से बनी गठबंधन सरकार से है। AIMIMIA चीफ ने आम पार्टी करते हुए दावा में सत्तारूढ़ बानों के मामले में दोषियों की विवादास्पद रिहाई पर चुप्पी साध रखी है। उन्होंने कहा कि दिसंबर में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेगी। पीएम नरेंद्र मोदी असदुद्दीन ने कहा नेहरू के बाद सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री ने मुद्रास्फीति, चीन घुसपैठ, कॉरपोरेट कर छूट और उद्योगपतियों के बैंक ऋण के बारे में सवाल पर व्यवस्था को दोषी ठहराया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मेरा मानना है कि देश को अब एक जरूरत है, केवल शक्तिशाली प्रधानमंत्री देखा है, अब हमें एक कमजोर प्रधानमंत्री की जरूरत है ताकि वह कमजोरों की मदद कर सके। मंत्री एस अपने 3 दिवसीय दौरे पहुंचे हैं। विदेश मंत्री सऊदी अरब की उनकी ये पहली यात्रा है। अपनी यात्रा के पहले दिन उन्होंने रियाद में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। विदेश मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि हम वंदे भारत मिशन के तहत दुनिया भर को देश ने ऐसा कोविड के दौरान की गई सबसे बड़ी निकासी है। आज भारत को दुनिया इसी नजर से देखती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कोरोना के खिलाफ भारत द्वारा चलाए जा रहे वैक्सीन अभियान के बारे में कहा कि देश में जाते कई देश नहीं लगा क्योंकि उनके पास ये नहीं था। उन्होंने कहा कि जिन देशों के पास सब कुछ था लेकिन फिर भी लोगों को वैक्सीन नहीं लगाई गई, ये वह अंतर था जिसे हमने पार किया। भारत ने जहां अपने खुद के टीके तैयार किए और लोगों को वैक्सीन में सफल रहे। विदेश मंत्री एस जयशंकर अपनी 3 दिवसीय दौरे के तहत सऊदी अरब पहुंचे हैं। जयशंकर की इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी और अधिक मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा होगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर तीखा हमला किया है। उन्होंने नीतीश कुमार के शासन में जनता राज होने पर पलटवार करते हुए कहा कि राजधानी पटना में थाने पर हमला कर अपराधी को छुड़ा लेना, डीएसपी की वर्दी फाड़ना, क्या यही जनता राज का नीतीश मॉडल है? उन्होंने कहा, अगर सरकार में हिम्मत हो तो लालू यादव के करीबी पूर्व एमएलसी को गिरफ्तार करके दिखाए। बता दें कि सुशील मोदी ने वीडियो जारी कर कहा कि पिछले 2 दिनों से राजधानी पटना के पीर बहोर इलाके को सब्जी बाग के लोगों ने घेर कर रखा है। उन्होंने पूरी घटना का जिक्र करते हुए कहा कि पटना के पीर बहोर पुलिस ने कुछ अपराधियों को गिरफ्तार किया तो भीड़ अपराधी को छुड़ा कर ले गई और पुलिस वालों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को अनवर अहमद खुद थाने पहुंचे और पुलिस के साथ गाली गलौज करने लगे। कुछ देर बाद उनका बेटा अशरफ अहमद भी थाने पहुंच गया और पुलिस को धमकी दी थी कि तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा। पुलिस ने भी सियासी दबाव में आकर अनवर अहमद को छोड़ दिया। सुशील मोदी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बेहद करीबी समझे जाने वाले अनवर अहमद के जरिए बिहार सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यही अनवर अहमद उस आवामी कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन थे जिसने नोटबंदी के समय बेनामी खातों के जरिए 100 से ज्यादा लोगों के काले धन को सफेद किया था।
दिल्ली में चल रही कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में शरद पवार को एक बार फिर से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुना गया है। ये प्रस्ताव समिति के सभी सदस्यों ने एक मत से लिया है। शरद पवार के एनसीपी के संस्थापक सदस्य भी हैं। दिल्ली में आयोजित कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कार्य समिति की बैठक में उपस्थित पार्टी के सहकारी मित्रों से संवेदन करने का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि साथियों के पूरे विश्व में कोरोना की समस्या होने के कारण हम पिछले 2 सालों से नहीं मिल पा रहे थे। शरद पवार ने कहा आज उनको खुशी है कि आज बड़े पैमाने पर वे सभी वर्किंग कमेटी की बैठक के लिए इकट्ठा हो पाए। उन्होंने कहा कि पिछले 2 सालों में हम राष्ट्रीय अधिवेशन का हिस्सा नहीं बन पा रहे थे, आज हमें उस अधिवेशन का हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि आज की मीटिंग और कल का अधिवेशन एक अलग तरीके से आयोजित किया जा रहा है। इस अधिवेशन की जिम्मेदारी पहली बार राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस और राष्ट्रीय विद्यार्थी कांग्रेस का नेतृत्व करने वाले हमारे सहयोगियों ने अपने कंधे पर ली है। हमने इस कार्यक्रम के लिए राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस और राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस के हर राज्य के प्रतिनिधि को आमंत्रित किया है। मैं इस नौजवान पीढ़ी का यहाँ पर खुले दिल से स्वागत करता हूँ। शरद पवार ने कहा कि हम देश के सामने एक अलग अभूतपूर्व स्थिति को देख रहे हैं। इस बारे में हमारा अहवाल सामने आने वाला पूरी वस्तुस्थिति का आपको अंदाजा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कल के अधिवेशन में इस पर अधिक विस्तारित चर्चा होगी। जिन साथियों को चर्चा में हिस्सा लेना है उनको भी मौका दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से 4 बार के बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर को ऊना में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जब हिमाचल में कांग्रेस आई तो हिमाचल प्रदेश का विशेष राज्य का दर्जा वापस लिया, लेकिन केंद्र में मोदी जी की सरकार जब आई तो विशेष राज्य का दर्जा वापस देने का काम मोदी जी ने कर दिया। जनसभा को संबोधित करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि 130 करोड़ भारतीयों की जब ताकत एक साथ लगेगी तो दुनिया का कोई भी देश हमारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। हम अपने प्रदेश को भी नंबर 1 बनाएंगे और अपने देश को नंबर 1 बनाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी साल 2002 में व्यापक अवसर और रोजगार देश देने शिमला आए थे। आज हम आजादी की 75 साल यानी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजन और लोगों के सहयोग से नए युग का भारत बनेगा। आगे बढ़ने के लिए भारत को विभाजित नहीं बल्कि एकजुट होना चाहिए। पीएम मोदी के सशक्त, दूरदर्शी और गतिशील नेतृत्व में भारत ने पिछले 8 वर्षों के दौरान विश्व पटल पर अपना गौरव रखा है और उच्च स्थान हासिल किया है और भारत आज विश्व की 5वीं सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। इससे पहले अनुराग ठाकुर ने सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में लोगों से अपील की कि आने वाले चुनावों में जनता बीजेपी को जिताने में कोई कमी ना रखे। स्थानीय कांग्रेस विधायक पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जो अपनी सरकार में कुछ नहीं करवा सके वे वर्तमान में क्या करेंगे। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 5 सितंबर 2022 को होटल लिवाना स्वीट्स में लगी आग से 4 मौत के हादसे के लिए मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब और पुलिस आयुक्त एसबी शिडरकर की जांच में 19 अधिकारी, इंजीनियर, कर्मचारी दोषी पाए गए हैं। इनमें से अभी सेवा में एक पीसीएस अधिकारी सहित 15 को शासन ने निलंबित कर दिया है। वहीं सभी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर देर रात हादसे के जिम्मेदार के खिलाफ शासन ने कार्रवाई कर दी है। वहीं मंडलायुक्त व पुलिस आयुक्त ने अपनी जांच रिपोर्ट गृह विभाग को सौंप दी है। इस जांच रिपोर्ट के आधार पर अब मुख्यमंत्री ने हादसे के लिए प्रथम दृष्टता दोषी और लापरवाही करने वाले अधिकारियों, इंजीनियरों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की है। अब मुख्यमंत्री के निर्देश पर गृह विभाग, नियुक्ति विभाग, आबकारी विभाग के अधिकारियों को निलंबित कर विभागीय कार्रवाई शुरू करनी होगी। सेवानिवृत्त हो चुके जिम्मेदारों के खिलाफ भी विभागीय नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। शासन के प्रवक्ता का कहना है कि मुख्यमंत्री ने कार्रवाई के निर्देश जांच रिपोर्ट में मिलने के बाद दिए हैं, जिसमें गृह विभाग, ऊर्जा विभाग, नियुक्ति विभाग, आवास विभाग, आबकारी विभाग व लखनऊ मंडल शामिल हैं। लंपी वायरस ने देश भर में 78,000 से ज्यादा गायों की जान ले ली है। राजधानी दिल्ली में भी इस वायरस से संक्रमण के 153 मामले दर्ज किए गए हैं। अभी तक इसके 12 राज्यों में फैले होने की बात कही जा रही थी। अब केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि 16 राज्यों में बीमारी दस्तक दे रही है। राजस्थान लंपी वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है। कहा जा रहा है कि यहाँ मवेशियों के शव दफनाने की जगह कम पड़ गई है। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि बीमारी से निपटने के लिए सभी राज्यों के साथ समन्वय बढ़ाने के लिए दिल्ली में कंट्रोल रूम शुरू कर दिया गया है। इसके जरिए अधिकारी राज्य के अधिकारियों के साथ सलाह मशवरा कर रहे हैं। सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वैक्सीन उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश को लेकर इसके निर्माता से बातचीत की गई। रूपाला ने कहा कि राजस्थान का हाल जानने के लिए वे भी वहां गए थे और प्रदेश सरकार का पूरा सहयोग किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने जानकारी दी कि दूध का सबसे ज्यादा संकलन गुजरात से होता है। वहां लंपी वायरस लगभग शांत होने की स्थिति में आ गया है। उन्होंने कहा कि उनकी अमूल से बात हुई है, जहां से जवाब मिला है कि वहां उनके दूध के कलेक्शन पर कोई संकट नहीं है। लंपी वायरस मवेशियों को होने वाली एक संक्रमण बीमारी है। इसे कैप्री पॉक्स वायरस भी कहते हैं, जो मच्छर, मक्खियां, जू और ततैया आदि कीट इस बीमारी के रोग वाहक के रूप में काम करते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि दूषित भोजन, पानी के सेवन से भी लंपी वायरस का संक्रमण फैलता है। इस वायरस से संक्रमित पशुओं की खाल पर गांठें पड़ जाती हैं, फिर उनमें घाव हो जाते हैं। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल 6 शूटरों में से आखिरकार फरार शार्प शूटर दीपक मुंडी और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पंजाब के डीजीपी ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों की मदद से पंजाब और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने साथ मिलकर एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया, जिसके तहत दीपक मुंडी और उसके 2 साथियों कपिल पंडित और राजेंद्र उर्फ जोकर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने जानकारी दी कि तीनों को पश्चिम बंगाल में नेपाल की सीमा से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी का पीछा करने वाली बुलेरो में शूटर दीपक मुंडी ही बैठा था। इसी बुलेरो से गोलीबारी कर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई थी। वहीं मूसेवाला हत्याकांड में कपिल पंडित और राजेंद्र ने लॉजिस्टिक हथियार की सप्लाई की मुहैया कराई थी। वहीं इन दोनों ने ही शूटरों को छिपने की जगह भी उपलब्ध कराई थी। दीपक मुंडी सिद्धू मूसेवाला हत्या मामले में वांटेड था। पुलिस ने मीडिया को बताया कि मूसेवाला की हत्या के बाद दीपक मुंडी गुजरात के भुज में बाकी शूटर से अलग हो गया था, लेकिन पुलिस टीम की दबिश देने से एक दिन पहले वह भुज के ठिकाने से अलग हो गया था। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की इसी साल 29 मई को पंजाब के मानसा जिले में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने मोहाली के अकाली नेता विक्की मिड्डू खेड़ा और चंडीगढ़ में गैंगस्टर गुरलाल की हत्या का बदला लेने के लिए सिद्धू मूसेवाले की हत्या की साजिश रची थी। बता दें कि अगस्त 2021 में मोहाली में विक्की मिड्डू खेड़ा की गोली मारकर हत्या की गई थी। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस चार्जशीट में उन सभी लोगों का नाम शामिल है जो मूसेवाला की हत्या
में किसी भी तरह से शामिल है। चार्जशीट में सभी अभियुक्तों के बारे में सिलसिलेवार तरीके से बताया गया है। बता दें कि चार्जशीट में 34 लोग नामजद किए गए। ना उम्र की सीमा और सही कहा गया है कि अगर कुछ गुजरने की ख्वाहिश हो तो किसी तरह का कोई बंधन उसे रोक नहीं सकता, चाहे वे उम्र का ही बंधन क्यों ना हो। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार अहमदाबाद गुजरात के एक 52 वर्षीय व्यवसायी ने कथित तौर पर मेडिकल की नीट परीक्षा पास कर ली है। उन्होंने करीब 3 दशक पहले अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। उसके बावजूद उन्होंने मेडिकल की परीक्षा पास की और वो भी करीब 99% अंकों के साथ। नीट की परीक्षा इतने अच्छे अंकों के साथ पास करने वाले व्यवसायी का नाम प्रदीप कुमार सिंह है। उन्होंने नीट की परीक्षा में 720 में से 607 अंक हासिल किए हैं। सिंह ने बताया कि 52 साल की उम्र में मैंने 58.98% हासिल किए हैं, लेकिन मेरा मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने का कोई इरादा नहीं है। मैं गरीब छात्रों के लिए फ्री नीट कोचिंग सेंटर शुरू करना चाहता हूं। उन्होंने साल 1987 में दिल्ली में आयोजित कक्षा 12 विज्ञान की परीक्षा में 71% अंक हासिल किए थे और इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से कला में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से बिजनेस इकोनॉमिक्स में मास्टर डिग्री हासिल की। प्रदीप कुमार ने इतने साल पढ़ाई छोड़ने के बाद फिर से पढ़ाई शुरू की है और नीट की परीक्षा देने का फैसला किया ताकि वह गरीब छात्रों को कोचिंग दे सके। उन्होंने अपने बेटे विजन स्नेह से पढ़ाई से मदद मिली और उसके बाद उन्हें नीट की परीक्षा देने का ख्याल आया। उन्होंने 2019 में नीट पास किया और 595 अंक हासिल किए। कहा, जब मेरे बेटे ने नीट परीक्षा तैयारी शुरू की तो मैंने उसकी हेल्प करने के लिए इसमें रुचि ली। फिर मुझे एहसास हुआ कि कोचिंग संस्थान मोटी फीस लेते हैं और वह गरीब छात्रों की पहुंच से बाहर है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।